ईद उल अज़हा का दिन था। घर में खुशियां थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी डॉक्टर बीवी ने कहा, अपने अनपढ़ अब्बा को ऊपर वाली छत के कमरे में बंद कर दो। इन्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। मेरे मेहमान आ रहे हैं, बदनामी हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुका लिया और वहीं खड़ा रहा। मेरे अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने इन्हें ऊपर कमरे में बंद कर दिया। वो खामोशी से अपना कुरान मजीद लेकर ऊपर चले गए। नीचे पार्टी चलती रही, केक के कीमती खाने और मेहमानों की चमक दमक। लेकिन ऊपर एक बाप भूखा बैठा था। शाम को जब मैं इन्हें बुलाने गया तो देखा अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। इनके हाथ में खुली कुरान मजीद थी और एक पुराना कागज़ था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ खोला, पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। इसमें लिखा था, गुलाम हुसैन ने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी भैंस सकीना को बेच दी। इन्हीं पैसों से बेटे एहसन का शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, जहां इसका ख्वाब था कि दिल लगा के पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। अब्बा, मैं आपका सर फख्र से ऊंचा कर दूंगा, एहसन ने कहा। गुलाम हुसैन ने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेटे के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बस दिल लगा के पढ़ना। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी। गाँव में अब सकीना की जगह खाली थी। आंगन सुनसान था। जब सुबह दूध ना आता तो गुलाम हुसैन की बीवी एक लंबी सांस भरती, लेकिन कुछ न कहती। गुलाम हुसैन ने एक दिन पूछा, क्यों चुप हो जाती हो? बीवी ने आस्था से कहा, क्या कहूँ, जो तुमने किया वो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के ख्वाब बहुत महंगे साबित हुए। गुलाम हुसैन हंस दिया, लेकिन इसकी हंसी में गहरा दर्द छुपा हुआ था। दिन गुजरते गए। खेत से लौटते हुए अब गुलाम हुसैन के चेहरे पे सुकून नहीं होता था। बेटे की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, दोस्तों के साथ सेल्फियाँ, कभी कभार आने वाली कॉल्स, ये सब इस कुर्बानी की कीमत थी जो गुलाम हुसैन को चुभने लगी थी। एक दिन इसने बीवी से कहा, जानती हो, कल खेत में धूप निकली तो लगा जैसे सकीना खड़ी मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ एक जानवर बेचा था, लेकिन दिल भी साथ चला गया। बीवी ने खामोशी से इसका हाथ थाम लिया और कहा, आज भी आखिर जान से जुड़ा हुआ है, यूं ही थोड़ी निकलता है। इधर हसन अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। यूनिवर्सिटी के पहले खिताब में इसने कहा, मेरा नाम एहसन है, मेरे वालिद एक किसान हैं जिन्होंने अपने ख्वाब कुर्बान किए ताकि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। पूरा हाल तालियों से बज उठा, लेकिन एहसन जानता था इन तालियों के पीछे एक खेत की खामोश जुदाई छुपी है। गुलाम हुसैन अक्सर एहसन की किताबें, इनकी पुरानी यूनिफॉर्म, बस्ते और बचपन में बनाई गई सकीना भैंस की तस्वीर देखता, जिस पर लिखा था, मेरी सकीना मेरा दोस्त। वक्त गुजरता गया, मगर गुलाम हुसैन का दिल अब वो दिल नहीं रहा। इसे समझ आने लगा कि ये तो सिर्फ आगाज़ है, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक तो सिर्फ एक जानवर गया, आगे क्या कुछ देना पड़ेगा? ये सवाल इसकी रूह में बैठ चुका था। एक रात इसकी बीवी उठी तो गुलाम हुसैन चूल्हे के पास बैठा है, हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ, बार बार देख रहा है जैसे कोई रकम इसे अंदर से तोड़ रही हो। ये एहसन के अगले सेमेस्टर की फ़ीस का बिल था जो लाखों में थी। पिछली बार जो भैंस बेची वो तो बस आगाज़ था, अब ख्वाब पूरे वजूद के साथ दरवाजे पे खड़ा था। इसकी भूख बढ़ती जा रही थी। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, फिर फीस बढ़ा दी? गुलाम हुसैन ने सिर्फ गर्दन झुकाकर सर हिलाया। अब क्या बेचोगे? बीवी ने परेशानी से कहा। गुलाम हुसैन ने कहा, कुछ नहीं, बस अलमारी की चाबी निकाली और ज़मीन के कागजात निकाल लिए। बीवी चीख पड़ी, नहीं गुलाम हुसैन जी, मत करो, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? गुलाम हुसैन ने ज़बत भरी आवाज़ में कहा, अगर ये छत मेरे बेटे के ख्वाबों के नीचे आ जाए तो मैं खामोशी से इसे रहन रख दूंगा, बस वो डॉक्टर बन जाए। बीवी खामोश हो गई, जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी हो। इसी घर में इसने अपनी जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, दीवारों पर बच्चों के हाथों की छाप थी, मगर अब वो घर भी एक ख्वाब की भेंट चल रहा था। कुछ दिन बाद गुलाम हुसैन बैंक में बैठा था, सामने ज़मीन के कागजात, माथे पे पसीना और दिल पर कर्ज का बोझ। कर्ज गुलाम हुआ, घर रहने का, एहसन की फ़ीस जमा हुई, अगला साल शुरू हो गया। अब्बा, मैं तहकीक में शामिल हो रहा हूँ, डॉक्टर इकबाल मुझे पहचानने लगे हैं, अब मेरा यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर आएगा। गुलाम हुसैन ने मुस्कुराकर सब सुना, मगर अंदर ही अंदर हर ईंट की कीमत महसूस की। अब भी वो बिकने लगी। बीवी ने एक दिन कहा, कभी सोचा अगर वो डॉक्टर ना बना तो हम कहाँ जाएंगे? गुलाम हुसैन ने फ़ौरन बात काट दी, वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा, मुझे ऊपर वाले और अपने बेटे की मेहनत पे भरोसा है। एहसन अब यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया था, दोस्त बने, तस्वीरें वायरल होने लगी। वो एक नए माहौल में खुद को बड़ा समझने लगा। एक दिन इसने फ़ोन किया, अब्बा, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, लाहौर जाना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन 5,000 है और सफ़र का खर्चा अलग। गुलाम हुसैन ने सर झुकाकर हाँ कर दी, हालांकि जेब में सिर्फ 3,000 रुपये थे। वो दोबारा बाजार गया, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा, इस तरह बेटे के लिए पैसे भेज दिए। गांव के लोग बातें करने लगे, गुलाम हुसैन सब कुछ बेच रहा है, अल्लाह करे एहसन वाकई डॉक्टर बने।
ورنہ غلام حسین کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بیوی اب اکثر خاموش رہنے لگی، اس کے چہرے پہ ہمیشہ فکر چھائی رہتی۔ ایک شام غلام حسین بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا لوٹا تھا جس پر احسن نے بچپن میں اپنا نام اور دل کا نشان بنایا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب احسن نے پہلی بار کہا، ابا میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، سب کی مدد کروں گا، آپ کو بڑی گاڑی لے کے دوں گی، یا اللہ میری قربانی رہ گا نہ جائے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جب آخری کھیت بھی بیچنا تھا۔ اس بار غلام حسین کی آواز میں لرز تھی، کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیوی کمرے میں آئی اور بولی، اب تو وقت آ گیا غلام حسین، اگر کوئی چھت بچے گی تو بس آسمان کی ہوگی۔ مگر غلام حسین نے صرف اتنا کہا، یہ آخری سیمسٹر ہے، بس ایک بار یہ پورا ہو جائے۔ جب احسن کو پتہ چلا کہ ابا نے آخری زمین بھی بیچ دی تو اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، ابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میری آخری امتحان کی تیاری مکمل ہے۔ غلام حسین اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مگر دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے خواب پورے ہونے کے بجائے کسی اندھیرے میں کھو رہے ہوں۔ گرمیوں کی شدت تھی، امتحان کا آخری دن تھا۔ احسن کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، دل میں انوکھی گھبراہٹ تھی۔ امتحان ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے آخری بار سبق دہرایا، ماں کی دعاؤں کو یاد کیا اور امتحان ہال میں داخل ہوا۔ اسے پتہ تھا یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ ایک سفر کا فیصلہ ہے، ایک ایسا سفر جو غلام حسین نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر شروع کیا تھا، مگر قسمت کا قلم کبھی کبھی ان خوابوں کے رنگ پھیکے کر دیتا ہے۔ امتحان کے بعد دن رات اور ہفتے جیسے رک سے گئے۔ غلام حسین ہر دوسرے دن احسن کو فون کرتا، بیٹا امتحان کیسا ہوا؟ ہر بار احسن آہستہ آواز میں جواب دیتا، ابا اللہ بہتر کرے گا۔ غلام حسین مسلسل کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ اب وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگا۔ بیوی اب پہلے جیسی خاموش نہ رہی، ہر وقت فکر اور پریشانی میں ڈوبی رہتی۔ ایک دن اس نے کہا، اگر اللہ نے ثمر نہ دیا تو؟ غلام حسین نے صرف ایک جملہ کہا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ نتیجے کا دن آ گیا۔ احسن نے اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر پر نتیجہ دیکھا، مگر اس نے اپنا نام نہ پایا۔ اس کا دل بیٹھ گیا جیسے کسی نے اس کی روح ہی نکال دی ہو۔ دوستوں نے دلاسا دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ جانتا تھا جس کے لیے سب کچھ دو پہ لگایا تھا وہی خواب آج مٹی میں دفن ہو گیا۔ وہ دن بہت بھاری تھا۔ احسن نے غلام حسین کو فون کیا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ صرف اتنا کہہ پایا، ابا میں پاس نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر احسن غلام حسین کی ٹوٹی ہوئی آواز، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کی آواز میں وہ ہار تھی جو کوئی مجاہد آخری جنگ سے پہلے محسوس کرتا ہے۔ اس نے فون بند کیا اور کئی لمحے یوں ہی درد کے بوجھ تلے بیٹھا رہا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، سورج ڈھل رہا تھا، لیکن غلام حسین کا چہرہ جیسے وقت سے باہر تھا، بے رنگ اور بے جان۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ احسن فیل ہو گیا۔ بیوی بیٹھ گئی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین نکال لی ہو۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ غلام حسین نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے۔ کچھ دن بعد احسن کا فون آیا، ابا ایک اسپتال میں چھوٹی سی نوکری مل گئی بطور مددگار، تنخواہ کم ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اچھی بات ہے بیٹا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ مگر اس کے دل نے خاموشی سے کہا، جس قیمت پر میں نے یہ خواب خریدا اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غلام حسین اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا، وہ پرانے زخم پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اب وہاں کچھ نہیں بچا، نہ زمین، نہ گھر، نہ روزگار، بس یادیں تھیں جو ہر دیوار پر اداسی کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ انہوں نے پرانے گھر کا تالا بند کیا اور ایک بار پلٹ کر اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے ان کی پوری زندگی گزری تھی۔ شہر میں احسن نے ایک چھوٹے سے کرائے کا مکان کا انتظام کیا، وہ والدین کو لینے آیا۔ راستے پر خاموشی چھائی رہی۔ ماں نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، ان 2 ہفتوں میں میرا سارا بچپن چھپا تھا۔ شہر کا وہ چھوٹا سا فلیٹ سب کچھ نیا لگتا تھا، مگر دل پرانے زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ احسن صبح سویرے اسپتال چلا جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ غلام حسین کھڑکی سے باہر ٹریفک کو دیکھتا رہتا، سوچتا، جو زندگی کبھی کھیتوں میں ہنسی کھیلتی تھی اب سیمنٹ کی دیواروں میں قید ہو گئی۔ شہر کی صبح گاؤں کی صبح سے بالکل مختلف تھی، نہ مرغے کی بانگ، نہ کھیتوں کی خوشبو، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ۔ جہاں سب کچھ تیز، بے رحم اور بے حس تھا، جیسے انسانوں کے چہرے اب صرف موبائل کی روشنی سے جگمگا رہے ہوں۔ اب احسن اپنی نوکری میں الجھا رہتا، اسپتال کے مریضوں، رپورٹس اور دوائیوں میں کھو گیا۔ وہ سمجھنے لگا اب خاندان کے لیے کافی ہے، وہ ان کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر کہتا، آپ لوگ آرام کریں، شام کو کچھ پھل لے آؤں گا، مگر شام آتی تو خالی ہاتھ تھکا ہوا واپس آ جاتا۔ ایک شام غلام حسین نے بیوی سے کہا، چلو زرینہ چھت پہ چلیں، شہر کی شام دیکھو، شاید دل بہل جائے۔ بیوی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں کی شام میں سکون نہیں، بس شور ہے۔ گاؤں کی شاموں میں جب اذان اور تلاوت کی آوازیں فضا میں گھل جایا کرتی تھی، جہاں اب صرف گاڑیوں کے ہارن ہیں،
कुछ ही दिनों में इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गुलाम हुसैन ने एहसन से कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। एहसन ने लापरवाही से कहा, अब्बा मैं खुद अस्पताल में हूँ, दवा भी ले आया हूँ, बस वक्त पर दे दिया करे। गुलाम हुसैन कुछ कहना चाहता था मगर खामोश हो गया। उसे एहसास हो रहा था जिस बेटे के लिए इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो बेटा अपनी माँ के आंसू तक नहीं समझ पा रहा। एक रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। जरीना की खांसी और बारिश की बूंदों की टिप टिप ने कमरे को एक दर्दनाक गीत में बदल दिया। गुलाम हुसैन अपनी बीवी के सर पर हाथ फेरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता दवाएं पढ़ता रहा। सुबह होते ही जरीना की सांसें डगमगाने लगी और इसका हाथ थामे कह रहा था, कुछ नहीं होगा। बीवी ने कहा, दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब सूरज निकला तो गुलाम हुसैन की वो बीवी जिसने इसके साथ ज़िंदगी की तेज़ धूप और अंधेरी रातें गुजारी थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। इसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद गांव के पुराने कमरे में झूले के पास बचपन की नींद में आता था। गुलाम हुसैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो खामोशी से शहर की इस भीड़ में अकेला बैठ गया। अब बारिश की बूंदें ज़मीन पर नहीं बल्कि इसके दिल में गुजर रही थी। एहसन दोपहर तक आया। माँ की लाश देखकर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर रस्मी आंसू बहाए तदफीन के इंतजामात में लग गया। अब्बू आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा। दफनाने का अमल खामोशी से हुआ। कोई करीबी रिश्तेदार साथ ना था, बस चंद मोहल्ले वाले और गुलाम हुसैन की अधूरी दुआएं। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त इसने सर झुका लिया, इतना कहा, अब तुम्हें इस दुनिया के शोर हंगामे से निजात मिल गई। तदफीन के बाद गुलाम हुसैन काफ़ी देर तक नहीं बैठा रहा। इसे बीवी की कही बात याद आ रही थी। ये ख्वाब हमें ले डूबेंगे, है ना? वो सही कह रही थी। फिर वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे इसके अंदर बोलने की ताकत ही ख़त्म होगी। अब वो ना किसी से बहस करता, ना किसी चीज़ की ख्वाहिश रखता, बस किसी कोने में खामोश बैठा रहता। एक दिन एहसन ने कहा, अब्बू क्या आप अब गाँव वापस जाना चाहेंगे? गुलाम हुसैन ने एक नज़र बेटे की तरफ देखा और कहा, अब वहाँ क्या है? तुमने तो सब कुछ बेच डाला, अब तो शायद मेरी हड्डियाँ भी यहीं शहर की मिट्टी में दफन होंगी। एहसन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी का रंग आया, लेकिन फिर वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। शहर की ज़िंदगी में गुलाम हुसैन को अंदर से खोखला कर दिया। गाँव की खुली हवा, मट्टी की खुशबू, नीम के दरख्त की ठंडी छाँव, अब ये सिर्फ ख्वाब बन के रह गए थे। वो हर रात बिस्तर पर लेटे अपनी बीवी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने ख्वाबों के पीछे सब कुर्बान कर दिया, मगर ये न जाना कि ख्वाब भी कभी दिल में दफन हो सकते हैं। अब वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे था जहाँ ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई उम्मीद, बस खामोशी थी। बेटे के रवैये की सदमोहरी कमरे में गूंजते सन्नाटे की तरह महसूस होती थी। खिड़की के बाहर की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती और वक्त सिर्फ दीवार की घड़ी में चलता था, दिल में नहीं। गुलाम हुसैन सारा दिन चुपचाप बैठा रहता। एहसन सुबह अस्पताल और शाम को अपने मोबाइल में खो जाता। बाप बेटे के दरमियान ना कोई झगड़ा था, ना अपना ये बस एक ठंडी सी दूरी थी। इन्हीं दिनों अस्पताल में एहसन की मुलाकात डॉक्टर आयशा से हुई। वो उम्र में एहसन से कुछ बड़ी थी, लेकिन शख्सियत में मजबूत, खुद मुख्तार और पुरअसर। आयशा एक बावकार और मोअज़्ज़ज़ खातून, ज़हरा बेगम की बेटी थी। वो अपने मिजाज में खुद मुख्तार और साफ को। एहसन जो ज़िंदगी में बार बार टूट चुका था, आयशा की संजीदगी और मजबूत किरदार से मुतासर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती होने लगी। आयशा को भी एहसन की संजीदगी, खामोशी और शराफत पसंद आई। एक दिन इसने एहसन से कहा, मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से हो, मगर मेरा दिल कहता है तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बेहतर होगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है, ना कोई ऊंचा मकाम, बस एक बूढ़ा बाप है जो अब बीमार रहता है। मैं खुद भी एक अधूरा ख्वाब हूँ जो टूट कर बिखर गया। डॉक्टर आयशा मुस्कुराकर बोली, तो फिर हमारा मेल ही अच्छा है। मैं मजबूत हूँ और तुम सच्चे हो। मेरे घर की दीवारें तो हैं, लेकिन रिश्तों की बुनियाद कभी नहीं। कुछ ही दिनों में आयशा ने अपने वालिदैन को राज़ी किया और रिश्ता भेज दिया। गुलाम हुसैन ने पहले एहसन की बात खामोशी से सुनी, फिर कुछ देर बाद कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मगर आयशा की घराने की शान शौकत, फैशन, कीमती कपड़े और घमंडी नज़रें गुलाम हुसैन को अंदर से छोटा और बेहैसियत महसूस करवा गई। शादी के बाद जब गुलाम हुसैन दुल्हन को रुखसत होता देख रहा था तो इसके दिल में एक अजीब सा खला था, जैसे इस शादी में कोई जज्बा, कोई अपनायत की कमी शिकार थी। शादी के कुछ दिन बाद ही एहसन और आयशा ने गुलाम हुसैन को अपने साथ शहर के एक महंगे इलाके में ले जाकर रखा। इसके लिए एक अलग छोटा सा कमरा रखा जो मेन गेट के करीब था। शुरू में आयशा का रवैया रस्मी था, लेकिन जल्दी इसमें सख्ती और लापरवाही झलकने लगी। एक दिन जब गुलाम हुसैन सुबह चाय के लिए किचन के पास गया तो आयशा ने झंझला कर कहा, अगर चाय चाहिए तो खुद बना ले, मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ।
غلام حسین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی میں تو صرف پانی لینے آیا تھا۔ عائشہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، تو پھر برتن کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس گھر میں مفت کا کھانا نہیں ملتا۔ اتنے میں احسن باہر آیا تو عائشہ نے بات بدل دی، مگر غلام حسین کا دل پہلی بار خاموشی سے زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد رات کے کھانے کے بعد عائشہ نے غلام حسین کے استعمال شدہ برتن اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، یہ دھو دیجیے، باہر کی نوکرانی صبح آئے گی تو ناراض ہو جائے گی۔ غلام حسین نے حیرت سے دیکھا مگر چپ چاپ جا کر برتن دھونے لگا۔ سرد رات تھی، ہوا بھی ٹھنڈی، وہ برتن دھوتا رہا، اس کے کپڑے بھیگ رہے تھے اور ہاتھ کانپنے لگے، لیکن دل کی سردی جسم کی سردی سے کہیں زیادہ تھی۔ جب وہ ہاتھ صاف کر کے کمرے کی طرف لوٹا تو ایک پلیٹ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، یہ پلیٹ میرے ڈنر سیٹ کی تھی، بہت مہنگی تھی، تم لوگوں کو قیمتی چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ غلام حسین خاموش رہا مگر احسن جھنجھلا کر بولا، ابو آپ سے کہا تھا نا برتن سنبھال کے رکھا کریں، آپ ہر چیز خراب کر دیتے ہیں۔ غلام حسین نے پہلی بار کچھ نہیں کہا، نہ وضاحت دی، بس خاموشی سے اپنے بستر پر جا بیٹھا، سر جھکائے جیسے اپنے اندر کچھ دفن کر رہا ہو۔ رات گئے تک وہ جاگتا رہا، بیوی کی پرانی چادر کو آنکھوں سے لگا کر پہلی بار بیٹی کی آواز میں اپنے لیے دوری محسوس کی۔ احسن جو کبھی اپنی ماں کے سامنے نرم دل تھا، اب عائشہ کے اثر میں آ کر سخت ہوتا جا رہا تھا۔ محبت اب بوجھ بن گئی تھی، وہ دل سے باپ کا احترام کرتا تھا مگر زبان کچھ اور کہنے لگی تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھی، دروازے بھی وہی تھے، مگر غلام حسین کے لیے اب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا سوائے اس کمرے کے جسے عائشہ نے بابا کا کمرہ کہہ کر باقی گھر سے الگ کر دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب غلام حسین کی موجودگی گھر میں برکت سمجھی جاتی تھی، مگر اب وہی وجود ایک ناخواستہ بوجھ بن چکا تھا۔ احسن صبح سویرے کام پہ نکل جاتا، عائشہ اب کھل کر اپنا اصلی روپ دکھانے لگی۔ وہ نہ کسی دھیان لحاظ یا برداشت کو مانتی، غلام حسین کی خاموشی کو اس نے کمزوری سمجھ لیا۔ ایک دن عائشہ نے گھر میں نئی الماری لگوانے کا فیصلہ کیا، کاریگر آئے تو پورے گھر کا سامان ادھر ادھر ہونے لگا۔ غلام حسین کا پرانا بستر، چند کتابیں اور اس کی بیوی کی یادوں سے بھرا ایک چھوٹا سا صندوق بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ غلام حسین صحن میں بیٹھا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کاریگر وہ صندوق گھسیٹ رہے تھے جس میں اس کی بیوی کے لکھے خطوط، شادی کی تصویریں اور احسن کے بچپن کی یادیں محفوظ تھیں۔ بیٹا وہ صندوق ذرا آرام سے رکھنا، غلام حسین نے کہا، لیکن عائشہ تیزی سے آگے بڑھی اور بولی، انکل یہ سب پرانا بیکار سامان ہے، اگر اتنا ہی عزیز ہے تو اپنے کمرے میں رکھیے، مگر میرے ڈرائنگ روم میں یہ بدبودار چیزیں نہیں چلیں گی۔ غلام حسین نے چپ چاپ وہ صندوق اپنے کمرے میں گھسیٹا اور کونے میں رکھ دیا۔ وہ خاموش رہا مگر اندر ایک چبھن تھی، جیسے کسی نے یادوں کی مٹی میں ملا دیا ہو۔ اگلے دن کا دکھ کچھ اور تھا۔ عائشہ نے ایک مہنگی نسل کا پالتو کتا خرید لیا جسے وہ اپنے بچے کی طرح مانتی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا نیا ممبر ہے، عائشہ نے فخر سے کہا۔ وہ کتا پورے گھر میں آزادانہ گھومتا، لیکن جیسے ہی غلام حسین کے کمرے میں قریب آتا بھونکنے لگتا۔ عائشہ طنز اڑاتے ہوئے کہتی، انکل میرا ڈوگی آپ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، شاید آپ کی شکل سے اسے کوئی پرانی لڑائی یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن جب غلام حسین غسل کے لیے جا رہا تھا تو وہی کتا اس کے پیروں میں الجھ گیا۔ غلام حسین لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل آیا۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی مگر غلام حسین کے پاس نہیں، سیدھی کتے کے پاس جا کر بولی، میرے بچے تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ پھر وہ غلام حسین کی طرف مڑی اور کہا، انکل آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اگر میرے کتے کو کچھ ہو جاتا تو؟ غلام حسین نے زخمی ہاتھ دیکھا، پھر کتے کو اور پھر عائشہ کو۔ بیٹی میں خود گرا تھا، اس نے کہا۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، گرنا تو آپ کی عادت بن چکی ہے، مگر اگر دوبارہ میرے ڈوگی کو کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ رات غلام حسین نے درد میں گزاری۔ دل چاہا بیٹے احسن سے کچھ کہے مگر فوراً دل نے روکا۔ جسے آنکھیں بند کرتے وقت موت کی ماں کی خبر دی گئی ہو، وہ دل کی حالت کیا سمجھے گا؟ عائشہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، انکل یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، اگر یہاں کی سہولتیں پسند نہیں تو اولڈ ہوم چلے جائیے، وہاں آپ جیسے ہی لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات غلام حسین کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس رات غلام حسین نے پرانے صندوق سے اپنی بیوی کا کالا دوپٹہ نکالا، چہرے پہ رکھا اور روتے ہوئے کہا، اگر تم ہوتی تو یہ سب نہ ہونے دیتی، اگر تم ہوتی تو میرا بیٹا یوں بے بس نہ دیکھتا۔ اب عائشہ کا ظلم ایک نیا روپ کر لے چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر غلام حسین کو کھانا وقت پر دینا بھول جاتی۔ کبھی کہتی، ارے انکل کے لیے کھانا رکھنا ہی بھول گئی، کبھی کہتی، انہوں نے تو ابھی ناشتہ کیا ہے نا، یا پھر کہتی، رات کی بچی سڑی سبزی دے دو ابو کو، انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اکثر غلام حسین کے سادہ الفاظ پر بھی طنز کرتی، خدا کے لیے انکل کو کمرے سے باہر نہ آنے دے۔ اب غلام حسین صاحب کو کھانے کے وقت گھر کے باہر دروازے کے پاس پلیٹ پکڑا دی جاتی،
कभी बासी रोटी, कभी बचा खुचा सालन, वो सब खामोशी से खा लेते जैसे ज़िंदगी की इस ज़िल्लत अमेज़ हालत को अपनी तकदीर मान चुके हों। एक दिन गुलाम हुसैन साहब ने संदूक से बीवी की लिखी हुई एक दीवान निकाली, या अल्लाह जिस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अगर इसके घर में जगह ना मिली तो अपने घर पर बुला ले, तेरी ज़मीन की कमी नहीं। जाड़े की एक सुनसान सुबह थी, जब सूरज की किरणें भी खिड़कियों में झांकने से डर रही थी। गुलाम हुसैन साहब नींद अधूरी छोड़कर उठ गए। न जिस्म में हरकत थी, न दिल में उम्मीद। बिस्तर पर रखा कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे अब वो इस बूढ़े से तंग आ चुका हो। आयशा रोज सुबह दरवाज़ा खटखटा के कहती, अंकल चाय बनानी हो तो बर्तन धोकर आइएगा। एक ज़माना था जब गुलाम हुसैन दिन भर खेतों में मशक्कत करते और शाम को चूल्हे के पास बैठते तो बीवी खामोशी से चाय बना लेती और दोनों साथ बैठकर पीते। अब वो सब यादें माजी का साया बन गई। आज वो बर्तन उठाकर बाहर गए, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था। हाथ कांप रहे थे। झुक कर नल खोला तो कपड़ों तक में ठंडक उतर गई। यख हवा ने कमर में चोट की असर किया। हाथों से जांग नहीं बन रहा था, उंगलियां सुन्न हो रही थी। वापसी पर आयशा की कीमती प्लेट एक हल्की सी ठोकर से ज़मीन पर गिरकर टूट गई और जैसे घर में तूफान आ गया हो। आयशा तेज़ी से बाहर आई, बुलंद आवाज़ में बोली, ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, अम्मी ने तोहफे में दी थी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी? गुलाम हुसैन ने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा, बेटी गलती हो गई। हाथ सुन्न हो गए थे। आयशा ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती हमेशा आपसे ही क्यों होती है? अब बस बहुत हो गया, चीज़ों को संभाल कर रखा करें। इसी दौरान एहसन कमरे से निकला। आंखें अब भी नींद से भारी थी, लेकिन बीवी की आवाज़ ने जगा दिया था। क्या हुआ? आयशा ने बताया, आपके अब्बा ने मेरी प्लेट तोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें। एहसन ने पलट कर वालिद को देखा। अब्बा जी प्लीज़ आप सब काम छोड़ दें। अगर जिस्म साथ नहीं देता तो कुछ न छुआ करें, मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। गुलाम हुसैन ने कुछ न कहा, बस अपनी नम आंखें झुकाए आस्ता आस्ता कमरे की तरफ लौट गए। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो बरसों की कुर्बानियों का सिला न बन सके, वो दर्द जो लफ्ज़ों में न ढल सका। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटा, वो आहिस्ता से बुड़बड़ाए। ज़मीन बेची, घर छोड़ा, बीवी खो दी, लेकिन आज ये सुनना पड़ रहा है कि मेरे हाथ कांपते हैं। इनकी सिसकियाँ आस्ता आस्ता तेज़ होती गई, लेकिन इस घर की दीवारें अब इन सिसकियों की गवाह न रहीं। वो खामोशी से बीवी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गए, जैसे माँ की गोद ढूंढ रहे हों। अगले दिन जब एहसन शाम को घर आया तो आयशा ने शिकायतों की फहरिस्त फिर से दोहरा दी। मैं अंकल से कहती हूँ अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? एहसन ने सर हिलाया, मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र न करो। रात खाने के बाद एहसन गुलाम हुसैन के कमरे में आया और कहा, अब्बा जी आयशा जो कहती है वो गलत नहीं है। आप अपना ख्याल नहीं रखते, प्लीज़ ज़रा सा नज़्मो ज़ब्त करें। ये शहर है गौने। गुलाम हुसैन साहब ने मुस्कुरा कर बेटे की तरफ देखा, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द छुपा हुआ था। कहा, बेटा मैं तो अब सिर्फ वक्त का मुसाफिर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। एहसन को गहरी शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसी वक्त आयशा की आवाज़ आई, अंकल किचन की लाइट बंद कर दीजिए, शायद फिर ना आ पाए। शर्म, मोहब्बत और थकन तीनों ने एहसन को खामोश करवा दिया। गुलाम हुसैन साहब के लिए अब हर दिन एक जैसा हो गया। सुबह सैन में धूप में बैठना, शाम के कोने में साय तले, और रात को बीवी की यादों के साथ सोना। कभी कभी वो दुआ करते, या अल्लाह अगर इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं रही तो अपनी मिट्टी में थोड़ी सी जगह दे देना। एक दिन एहसन का एक दोस्त घर आया। रात के खाने पर आयशा ने खास एहतमाम किया, लेकिन गुलाम हुसैन साहब का जिक्र तक न किया। जब वो दोस्त किचन की तरफ गया और सहन में बैठे गुलाम हुसैन साहब को देखा तो हैरान हुआ। ये बुज़ुर्ग कौन है? आयशा ने कहा, ओहो ये मेरे ससुर हैं, यही रहते हैं, बस बहुत सादा हैं। गुलाम हुसैन साहब ने दिल ही दिल में कहा, हाँ सादा ही हूँ, क्योंकि सादगी वो चीज़ है जो किसी को इज्जत देती है और किसी से छीन भी लेती है। इस रात गुलाम हुसैन साहब बहुत रोए, वो रोना जिसमें सिर्फ गम नहीं बल्कि मुकम्मल शिकस्त थी। मैंने रिश्तों को कीमती समझा, इसलिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन आज रिश्तों ने कीमत रुपए में तोली जाती है। अब सुबह की हवा वो ताजगी नहीं देती थी जो कभी गांव के खेतों की महसूस होती थी। दरख्तों का साया, बीवी की आवाज़ और कच्ची मिट्टी की खुशबू। अब शहर की सोबतों में सिर्फ सन्नाटा और बेरुखी रह गई थी। गुलाम हुसैन इस घर में किसी बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की तरह रहने लगे। ऐसा बोझ जिसे ना कोई गले लगा सकता था और ना दिल में जगह दे सकता था। कभी दरवाजे के पास, कभी सहन के बीच पर
जहाँ आयशा ने इनके लिए एक मुस्तकिल जगह तय कर दी थी। वो हंसते हुए मेहमानों से कहती, ये अंकल का कोना है, हमने इन्हें बाहर की हवा के लिए यहाँ बिठाया है। लेकिन गुलाम हुसैन साहब जानते थे ये दरअसल इनके खाने का कोना है, वो कोना जहाँ अब सिर्फ बासी रोटी, बची हुई सब्जी और ठंडा पानी मिलता है। एक दिन दोपहर को जब आयशा ने बचा हुआ खाना इनके सामने रख दिया तो वो खामोशी से प्लेट को देखते रहे। सब्जी पर तेल जमा हुआ था और रोटी सख्त हो चुकी थी, जैसे वक्त की सख्ती ने इसे पत्थर बना दिया हो। अंकल, भूखे रहने से तो ये बेहतर है, आयशा ने तंजिया लहजे में कहा। गुलाम हुसैन साहब ने आस्था से प्लेट उठाई और दरवाजे के पास बैठकर खाने लगे। वो लुकमे जो कभी बीवी मोहब्बत से बना कर देती थी, अब जुबान पर छालों जैसे लगते थे। इस वक्त एहसन घर पर नहीं था, अस्पताल में ड्यूटी पर था। शाम को लौटा तो आयशा ने हंसते हुए कहा, आपके अब्बा जी ने आज भी सैन में खाना खाया, शायद इन्हें ड्राइंग रूम की हवा रास नहीं आती। एहसन ने बस मुस्कुरा कर सर हिला दिया। अब वो हर बात में बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था, चाहे बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। कुछ दिन बाद सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। गुलाम हुसैन साहब की तबीयत बोझल हो गई। जब ठंड ने गले में दर्द, माथे पे हल्का सा बुखार दिया तो उन्होंने खुद से कहा, शायद मौसम का असर है। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और आस्ता आस्ता किचन की तरफ बढ़े। आयशा ने दूर से ही कहा, अंकल आप बुखार में बाहर क्यों आ गए? आपका कमरे में रहना ही बेहतर है, मैं दुआ भिजवा दूंगी। मगर ना दुआ आई और ना कोई खबर। वो सारा दिन बुखार में अकेले पड़े रहे, कोई देखने तक ना आया और ना ही किसी ने तसल्ली के दो अल्फाज कहे। रात को बुखार बढ़ गया। गुलाम हुसैन साहब का जिस्म कांपने लगा। वो एक पुराना कंबल ओढ़े छत की तरफ देख रहे थे। इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ निकला, ज़हरा, अगर तुम होती तो तेरा साथ चाहिए था। इसी वक्त दरवाजे पे खड़ा चौकीदार, जो दो सबसे देख रहा था, आस्ता आस्ता अंदर आया और बोला, बाबा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चौकीदार ने कहा, ये बाबा जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। गुलाम हुसैन साहब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकन है। चौकीदार फ़ौरन बाजार गया, कुछ गोलियां, बुखार की दवा और गर्म दूध ले आया। इसने अपने हाथों से गुलाम हुसैन साहब को दवा दी, कंबल दुरुस्त किया और बोला, बाबा जी आप मेरे वालिद जैसे हैं, ऐसी हालत में अकेले मत रहा करें। गुलाम हुसैन साहब की आंखों से आंसू बह निकले। ये एक अजनबी था, मगर इसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन जब आयशा को पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था तो गुस्से से भरकर बोली, किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए? कौन हो तुम? मेरे ससुर को तुम दवा दोगे? तुम्हें कोई अदब अदब नहीं आता? खबरदार, अगर दोबारा इनके करीब आए तो नौकरी से निकाल दूंगी। चौकीदार खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। दरवाजे के पीछे खड़े गुलाम हुसैन साहब सब सुन रहे थे। वो ना चलाए ना कुछ बोले, बस अंदर से मजीद टूट गए। एक वक्त था जब इनकी बीवी की मामूली तकलीफ पर पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। आज वो बुखार में पड़े हैं और बेटे का घर इनके दरवाजे तक बंद कर दिया गया। जब एहसन घर आया तो सब ने इस बात को मामूली बनाकर टाल दिया। चौकीदार हद से बढ़ रहा है, याद रखो वो बस एक मुलाजम है। एहसन ने सर हिलाया और बात बदल दी। अपने बाप के बुखार तक का जिक्र न किया। इस रात गुलाम हुसैन साहब ने खिड़की खोलकर चांद को देखा। यही चांद तो ज़हरा को पसंद था। गाँव की छत पर बैठकर देखती थी, मगर हालात कितने बदल गए। उन्होंने एक पुराना रुमाल निकाला जिस पर ज़ोहरा ने पीले हल्दी के रंग से या अल्लाह लिखा था। वो रुमाल आज भी इसकी ममता की खुशबू लिए हुए था। गुलाम हुसैन साहब ने इसे आंखों से लगाया और धीरे से कहा, अब कोई दवा नहीं चाहिए, अब तो बस तेरा लम्स याद आता है, जो ना किसी दवा ना किसी वजीफे से मिल सकता है। वक्त का काम तो गुजर जाना है, मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरते। 5 साल बीत गए, मगर गुलाम हुसैन साहब के दिल की हालत वही रही। अब वो बहुत कम बोलते, अक्सर किसी कोने में बैठे रहते या कुरान की तिलावत करते रहते। इनकी दुनिया बदल गई थी, मगर दिल वहीं अटका था जहाँ उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया था, अपने बेटे की खुशियों और ख्वाबों के लिए। इन्हीं सालों में एहसन और आयशा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशी और कहके गूंजे, लेकिन इस हंसी में इस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह न थी। बच्चे के पैदा होने वाले दिन गुलाम हुसैन साहब दरवाजे के पास बैठे रहे। न किसी ने इन्हें खुशखबरी दी, न मिठाई दी, न मुबारकबाद। जब अस्पताल से वापसी हुई, गुलाम हुसैन साहब दूर से झांकते रहे कि शायद कोई इन्हें बच्चा दिखा दे, मगर आयशा ने बच्चे को छुपा लिया। इसने कहा, ये देहाती लोग हैं, ज़रा बात फैलाते हैं, बच्चे के पास नहीं जाने देना। एहसन ने उदासी से सर हिलाया, शायद अंदर से कुछ महसूस हुआ हो, मगर ज़बान बंद ही रही। बीवी की मर्जी इसकी आंखों का हुक्म बन चुकी थी। गुलाम हुसैन साहब कभी बच्चे को गोद में लेने की जिद न की, न कभी छूने की कोशिश की। बस रात को दुआ करते, या अल्लाह, वो चेहरा जो दुनिया में नहीं दिखा रही तो मुझे ख्वाब में दिखा दे, ताकि जान सकूं मेरी नस्ल कैसी दिखती है। वक्त गुजरता गया। गुलाम हुसैन साहब आप इतने कमज़ोर हो गए कि चलते वक्त दीवार का सहारा लेना पड़ता। कमर झुक गई थी, कदम डगमगा गए थे, लेकिन दिल में बस एक ही दुआ बाकी थी, या अल्लाह, जब भी मेरा वक्त आए मुझे तेरी याद और तेरी तिलावत में ही अपने पास बुलाना। एक दिन घर में दावत का एहतमाम हुआ। पूरा ख़ानदान आने वाला था। सब लोग तैयारियों और सजावट में मसरूफ़ थे।
आयशा ने सुबह से इंतज़ाम शुरू कर दिया, मगर सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब को छत वाले कमरे में भेज दिया। अंकल आज आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई अजनबी बुजुर्ग देख गया तो लोग क्या सोचेंगे। गुलाम हुसैन साहब खामोशी से कुरान हाथ में लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गए। कदम कांप रहे थे मगर ज़बान पर कोई शिकायत न थी। बस दिल कह रहा था ये मेरे बेटे का घर है, मगर इसके में मेरे लिए कोई जगह नहीं। ऊपर छोटे से कमरे में पहुंचकर उन्होंने चटाई बिछाई और बैठ गए। नीचे से रिश्तेदारों की बातें, हंसी, पकवानों की खुशबू आ रही थी, सब कुछ जैसे ज़िंदगी का जश्न हो। लेकिन गुलाम हुसैन साहब की ज़िंदगी अब सिर्फ वीरानी में सिमट गई थी। दोपहर के वक्त दुआ के वक्त उन्होंने अपने छोटे से कोने में दिया जलाया, हाथ जोड़ के सुकून से बैठ गए और आंखें मौद ली। ये मंजर कुछ यूँ था जैसे कायनात भी खामोशी दुआ में डूबी हो। शायद कोई अपने दिल के जख्मों का इलाज ढूंढ रहा है या कोई अपनी आखिरी इबादत में मसरूफ़ था। आयशा और एहसन मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ़ थे। किसी को ये होश तक ना था कि इनका बूढ़ा बाप ऊपर छत पर तन्हा बैठा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो वो आम दिनों की तरह रोशनी नहीं लाया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई कीमती दवा बुझ गई हो, जैसे कोई अनमोल शय खो गई हो। एहसन की आंख खुली तो सर में बोझ सा महसूस हुआ। रात गए तक मेहमानदारी कह के और तारीफ़ों की गूंज दिमाग में चल रही थी। आशा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मगर दोनों में से किसी ने भी ऊपर छत पर मौजूद अपने वालिद की खबर लेने की जहमत न की। नौकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब कहाँ हैं? आयशा ने लापरवाही से कहा, वहीं होंगे, भूख लगेगी तो खुद नीचे आ जाएंगे। मगर कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। दोपहर होने को आई, सूरज की रोशनी, तेज़ रोशनी छत पे फैल गई तो अचानक एहसन को ख्याल आया, अब्बा कहाँ है? कल से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। वो घबरा कर सीढ़ियाँ चढ़ा और छत के कोने का दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की सी रोशनी चल रही थी। गुलाम हुसैन दवा की चटाई पर झुके हुए बिल्कुल खामोश बैठे थे। अब्बा, एहसन ने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। इसने आगे बढ़कर कंधे को हिलाया तो जिस्म बेजान सा लगने लगा। गुलाम हुसैन इस दुनिया की तजलील, तन्हाई और बेरुखी से आज़ाद हो चुके थे। वो इस चटाई पे थे जहाँ बरसों से इबादत करते आए थे। अब वही चटाई इनकी आखिरी मुस्कुराहट बन गई थी। एहसन के सामने अंधेरा छा गया, दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। वो ज़मीन पे बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा भी ऊपर आई, इसके चेहरे पर रंज नहीं, बस हल्की सी हैरत थी। इसने सर्द लहजे में कहा, अल्लाह इनकी मगफरत करे, अच्छा हुआ सुकून से चले गए। फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए बड़बड़ाई, आखिरकार एक बोझ कम हुआ। एहसन खामोश रहा, सर झुकाकर नीचे उतर आया। गुलाम हुसैन के जनाजे और कफन दफन की जिम्मेदारी मोहल्ले वालों और चौकीदार ने निभाई। न किसी की आंख नम हुई, न कोई दुआ दिल से निकली। तदफीन सादा थी, मगर आसमान पर इनके अमाल लिखे जा चुके थे। इसी में घर में एक और कहानी शुरू हुई। वही बच्चा जो रात तक माँ की गोद में खेल रहा था, अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। आयशा घबरा गई, एहसन के हाथ पाँव फूल गए। बेटी को क्या हुआ? बच्चा तड़प रहा था। दोनों इसे फ़ौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, चेहरा संजीदा हो गया और कहा, बच्चे को फ़ौरन आईसीयू में ले जाना होगा। अपेंडिक्स फट चुका है, हालत नाजुक है। आयशा और एहसन सख्ते में खड़े रह गए। कल तक जो बच्चा हंसता खेलता आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। चंद घंटे बाद डॉक्टर बाद आया और बोझल आवाज़ में कहा, हमने पूरी कोशिश की मगर बच्चा बच ना सका। एहसन की दुनिया उजड़ गई। आयशा ज़मीन पे बैठकर चीखने लगी, हमारा बेटा, ये क्या हो गया? एहसन दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल के अंदर एक अनजान खौफ गूंजने लगा, जैसे कहीं से कुछ सदा आ रही हो। वही बाप जिसकी मौत पर इसकी आंख भी नम ना हुई, आज इसी की पोते को कंधों पे उठाना पड़ा। कब्रिस्तान की दो कब्रें तैयार थी, एक गुलाम हुसैन की और एक मासूम पोते की। दादा और पोता जिन्हें ज़िंदगी ने कभी करीब न किया, मौत ने एक साथ मट्टी तले मिला दिया। एहसन बाप की कब्र के करीब बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, अब्बा मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया, वक्त, इज़्ज़त, मोहब्बत, और बदले में खुदा ने मुझसे मेरा सुकून और मेरा बेटा छीन लिया। ये आपकी बद्दुआ नहीं थी, ये मेरे अपने अमाल की सज़ा थी। पीछे आयशा खड़ी थी, आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे, मगर चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। दिल के अंदर एक आग थी जो सिर्फ रिश्तों की बेकदरी पे जलती है, एक ऐसी आग जो अभी से हर दिन अंदर ही अंदर राख करती रहेगी। कब्रिस्तान की फ़िज़ा बोझल थी, सन्नाटा इतना गहरा कि हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। दोनों तरफ मिट्टी डाली जा रही थी। एक कब्र इस बुजुर्ग की थी जिसने ज़िंदगी भर कुर्बानियाँ दी, दूसरी इस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी ना गूंजेगी। दो नस्लें जो ज़िंदगी में एक दूसरे को छू भी ना सकी, आज ज़मीन तले एक साथ सो गई। एहसन कब्र के किनारे बैठा अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर मुसलसल रोता रहा। वही शख्स जो हमेशा खामोश रहा, आज अपनी आवाज़ ही खो बैठा। इसे लग रहा था जैसे कायनात का हर जरा इसे पुकार रहा हो, तूने एक बाप को तनहा छोड़ दिया, एक पोते को दादा की मोहब्बत से महरूम कर दिया। पास खड़ी आयशा अब बिल्कुल खामोश थी, इसके चेहरे पे वो सख्ती बाकी ना रही जो कल थी। ये वो वक्त था जब ज़िंदगी ने आयशा और एहसन दोनों को आईना दिखा दिया था।
बेटे की मौत ने आयशा की आंखों की चमक और दिल का सुकून छीन लिया। अब इसे यकीन हो चुका था कि जिस बुजुर्ग को वो नौकर समझती थी, वो दरअसल खुदा की रहमत थे। इन्हें खोना देना इसके लिए सबसे बड़ा आज़ाब था। एहसन ने लरजते हाथों से गुलाम हुसैन की कब्र पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, अब्बा, काश मैं वक्त रहते समझ पाता, काश कभी आपके सर पर प्यार का हाथ रख पाता, काश अपने लफ्ज़ों से आपको तनहा न छोड़ता। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। फिर इसने अपने बेटे की कब्र की तरफ देखा और बेखुद सा बोला, ये मेरी ही गलती थी अब्बा। जिस बेटे के लिए आपकी मोहब्बत न समझी, इसी को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद सब लोग वहाँ से रुखसत हुए, बस वो 2 कब्रें बाकी रह गई और इनके दरमियान एक शख्स जो अपने माल का हिसाब खुद से ले रहा था। साल बीत गए मगर एहसन का दिल वहीं रुका रहा, इस लम्हे में जब इसने अपने बाप को तनहा आखिरी सांस लेते छोड़ दिया था। अब वो अक्सर कब्रिस्तान आता, दोनों कब्रों के बीच बैठता, कुरान पढ़ता, आंखें बंद करता और बस एक दुआ मांगता, या अल्लाह, जो कमी मुझसे रह गई इसे मेरे आंसुओं से माफ़ कर दे। वालदैन की कुर्बानियों की कीमत दुनिया कभी नहीं चुका सकती। जो औलाद अपने वालदैन को वक्त पर नहीं समझती, इससे ज़िंदगी में कभी हकीकी सुकून नहीं मिलता। अगर वक्त पर रिश्तों की पहचान ना हो तो वही वक्त सब कुछ छीन लेता है। वालदैन की दुआएं जन्नत है और इनकी बेकदरी दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान। रिश्तों की इज़्ज़त करें, क्योंकि आज जो ज़मीन खामोश है कल हमारे लिए नरम या सख्त बन सकती है। वालदैन अल्लाह की रहमत होते हैं। जो औलाद वक्त पर इनकी प्यार और कुर्बानी को नहीं समझती, वो अपनी ज़िंदगी का सुकून और खुशी खो देती है। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि एक बार गया वक्त और टूटा रिश्ता कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।